क्लास 7 हिंदी में आज हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया और काल ये सभी पढ़ेंगे। सिर्फ मैं इसमें से आपको समझाऊंगी, पहले आपने 6th में भी पढ़ रखा है तो इतना वो नहीं है। तो ये आपका आज का होमवर्क है, तो मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगी, आपको करना है। और मैंने कुछ पार्ट इसका पहले आपके सबसे पहले करा भी दिया था, तो जिन बच्चों ने कर रखा है वो दोबारा मत करना। तो जैसे ये है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? आप सेकंड क्लास से फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसके कितने भेद होते हैं? ये 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक जिन शब्दों में किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान या बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे किसी का नाम है भाई दिल्ली, जैसे स्थान का नाम दिल्ली, ताजमहल, ये महात्मा गांधी नाम है, तो किसी व्यक्ति, स्थान या का बोधों से व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक जो संज्ञा किसी प्राणी, स्थान या वस्तु, जाति का बोध कराए, ठीक है। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पशु, कबूतर, मेज, ये क्या है? ये सभी जातियाँ आएंगी, तो जातिवाचक। भाववाचक जो सब संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी के गुण, दोष, यानी कि किसी व्यक्ति को गुण है, दोष है, स्वभावस्था का ज्ञान कराए उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, जवानी, ये क्या है? ये उस व्यक्ति के भाव हैं। तो इस संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। उसके बाद आता है सर्वनाम जी, जो वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे सोहन मोहन के उसके घर गया, ठीक है, तो यहाँ पर उसके घर गया, तो ठीक है, ये क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। और यहाँ पर ये नाम क्या थे? ये वो थे सर्वनाम। अब इसके कितने भेद होते हैं? इनके 6 भेद होते हैं, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब इसमें देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें बोलने वाला जो होता है, ठीक है, श्रोता जो होता है, वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बोलने वाला क्या है? मैं, तू आदि। निश्चयवाचक जिस सर्वनाम में से वक्ता के समीप दूर की वस्तु का निश्चित ज्ञान होता है, यानी निश्चित चीज का ज्ञान होता है, उसे निश्चयवाचक कहते हैं। अनिश्चय जिस समय में किसी पुरुष वस्तु का कोई निश्चित ज्ञान नहीं था। निश्चय ज्ञान में तो ज्ञान होता, बिल्कुल पता होती है किस चीज़ की। अनिश्चय ज्ञान में क्या होता है? अनिश्चयवाचक में कि इतना ज्ञान नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। संबंधवाचक इस सर्वनाम में 2 से संज्ञाओं पर परस्पर का संबंध का ज्ञान कराए तो वो क्या होता है? संबंधवाचक होता है। उसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग पूछने, कुछ करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। अब आता है निजवाचक सर्वनाम, जिन वाक्यों में सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता जो होता है, कर्ता कौन होता है? किसी कार्य को करने वाला स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक। तो ये कौन सा था? सर्वनाम। अब पढ़ेंगे कि विशेषण क्या होता है। विशेषण होता है किसी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता को प्रकट करे, यानी कि क्वालिटी को प्रकट करे। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। गुणवाचक, परिणामवाचक, संज्ञावाचक और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक जो शब्द किसी पदार्थ के गुण, दोष, आकार, अवस्था का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषता कहते हैं। परिणामवाचक विशेषताएं जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का माप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करे वो परिणामवाचक होता है। संख्यावाचक जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की गिनती का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक। अब आता है सार्वनामिक विशेषण, जो शब्द सर्वनाम संज्ञा के साथ संकेत या निर्देश के रूप में आता है उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका विशेषण। अब आते हैं क्रिया किसे कहते हैं? जो शब्द किसी कार्य के हो, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए, यानी कि कार्य का, काम का करना या होना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, यानी कि किसी कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पेन देता है। अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के व्यापार और फल दोनों का भार किस पर पड़ता है? कर्म पर न होकर, कर्ता पर न होकर किस पर पड़े? कर्म पर न हो, ठीक है। किस पर पड़ता है? इस पर, कर्ता पर पड़ता है, तो वो कौन सा होता है? अकर्मक क्रिया। उसके बाद आता है काल। काल होता है यानी कि आपका जो समय होता है उसके ऊपर होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का बोध हो। पहले तो आपने क्रिया पढ़ी थी, भाई क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है कार्य,
और काल क्या होता है कि भाई जिस कार्य को तुम कर रहे हो उसमें समय का जो बोध होता है उसे काल कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं जो आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसको जैसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, जिस क्रिया के रूप में पता चले, यानी कि अभी जो काम हो रहा है उसको क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, क्योंकि वो इस समय चल रहा है। भूतकाल जो कि आपका बीत चुका है, जिस क्रिया के रूप से ये पता चले कि आपका काम बीते हुए समय पूरा हो गया है, यानी कि जो कल हो चुका था काम, उसको कहते हैं भूतकाल। और भविष्य काल जो कि आपका काम कल होगा, यानी क्रिया के जिस रूप में किसी काम के आने वाले समय का में किया जाने का होने पाया जाए उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल। तो ये कितने काल होते हैं, 3 काल होते हैं। ये सभी आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं और उसके साथ ही आपको ये लर्न भी करने हैं।